आप सभी को नमस्कार। आज आप सभी के सामने मैं डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता, इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार, अपने चैनल पर आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ग्रोथ मॉडल। समृद्धि मॉडल से आप क्या समझते हैं? समृद्धि मॉडल क्या है? और बेसिकली हम हैरड डोमर के ग्रोथ मॉडल पर आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़रूरी ये सिद्धांत है, बहुत ज़रूरी मॉडल है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ग्रोथ मॉडल में इससे इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर नहीं है। आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि आखिर में ये है क्या, और तमाम परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं हैरड डोमर ग्रोथ मॉडल पर। देखिए, हैरड डोमर दोनों अर्थशास्त्री प्रावैगिक अर्थशास्त्र में, जिसमें प्रविधि में परिवर्तन, समय में परिवर्तन के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ आपके सामने हैरड ग्रोथ मॉडल पर बेसिकली चर्चा करेंगे, और इसके उपरांत अगले लेक्चर में हम आपसे डोमर ग्रोथ मॉडल पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, हैरड और डोमर दोनों अर्थशास्त्रियों ने कीन्स के आय, उत्पादन, रोजगार संबंधी विचार को अधिक व्यापक दीर्घकालीन रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हैरड डोमर मॉडल आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निवेश को एक महत्वपूर्ण कारक मानता है, और निवेश की दोहरी भूमिका है। निवेश एक तरफ मांग को जनरेट करता है और दूसरी तरफ पूर्ति को भी जनरेट करता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर निवेश को प्रायोरिटी दी गई है कि इन्वेस्टमेंट एक तरफ इनकम को क्रिएट करता है, दूसरी तरफ पूंजी स्टॉक में वृद्धि करके देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। निवेश की इस पहली जो इनकम को जनरेट करता है, निश्चित रूप से ये मांग प्रभाव को जनरेट करता है, और दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन को कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, तो निश्चित रूप से पूर्ति पर यह प्रभाव डालता है। तो एक तरफ ये मांग का सृजन करता है और दूसरी तरफ पूर्ति का सृजन करता है। तो निश्चित रूप से निवेश हैरड डोमर के मॉडल में दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए निवेश में, शुद्ध निवेश में इतना परिवर्तन होना चाहिए जिससे आय में जो परिवर्तन होगा, जो इनकम डेल्टा वाई में जो वृद्धि होगी, वो निश्चित रूप से जो बढ़ा हुआ पूंजी स्टॉक है उसकी पूर्ण क्षमता का प्रयोग कर सके। मतलब जो उत्पादन कैपेसिटी है, जो सप्लाई क्रिएटेड है, कम से कम इनकम इतना जनरेट हो इन्वेस्टमेंट के परिणाम स्वरूप, मांग इतना क्रिएट हो, मांग इतना ज़्यादा, मतलब मांग उस रेशियो में बढ़े जिससे बढ़ी हुई पूर्ति को समायोजित कर ले। तो यहीं पर अर्थव्यवस्था संतुलन में आ जाता है, और इसे ही हैरड का ग्रोथ मॉडल कहते हैं। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा कि आखिर में हैरड का ग्रोथ मॉडल क्या है। यह सिद्धांत देखिए, एन एस इन डायनेमिक थियरी 1939 में प्रोफेसर हैरड ने प्रावैगिक अर्थशास्त्र में यह विश्लेषण किया, और इन अर्थशास्त्रियों ने अपना ध्यान, दोनों अर्थशास्त्रियों ने, हैरड डोमर दोनों ने अपना ध्यान आकर्षित किया कि स्थिर एवं संस्थिति आर्थिक समृद्धि पर। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टेडी ग्रोथ रेट की बात करते हैं, अर्थात स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। स्थिरता का मतलब प्राइस स्टेबिलिटी हो और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, इसी को हम स्थिरता के साथ आर्थिक विकास कहते हैं। कि मैं एक तरफ कीमत इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन ना हो, प्राइस एक निश्चित रेशियो में बनी रहे, स्टेबिलिटी हो, और दूसरी तरफ रोजगार भी एक निश्चित दर से बढ़ता रहे। तो मूल रूप से हैरड डोमर दोनों का जो मॉडल है वो कीन्सियन सिद्धांत पर ही आधारित है। यह पूर्ण रूप से विकसित देशों पर लागू होता है। हैरड के अनुसार अर्थव्यवस्था संस्थिति में वहाँ पर होगी जहाँ पर वांछित बचत बराबर वास्तविक बचत बराबर वांछित विनियोग बराबर वास्तविक। तो वांछित से तात्पर्य हमारी प्रत्याशित होती है, वास्तविक मतलब एक्चुअल जो हमारी सेविंग हो वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, मतलब वारंटेड जो हमारी प्रत्याशित निवेश है उसके बराबर, मतलब जितना हमने उम्मीद किया और उसके बराबर जितना हमारी एक्चुअल निवेश है वो हमारी प्रत्याशित निवेश के बराबर हो। अगर इस स्थिति में देखिए, अगर ये चारों चीज़ें बराबर है, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था समता के साथ विकास के मार्ग पर बढ़ेगी। ये आप याद कर लीजिएगा। हैरड का यह विश्लेषण यह स्पष्ट करता है
कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था को संस्थिति मार्ग पर बनाए रखा जा सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ग्रोथ मॉडल है हैरट का ग्रोथ मॉडल, उसका सबसे प्रमुख मोटिव्स है कि इकॉनमी को ग्रोथ रेट पर, एक स्टडी ग्रोथ पर, एक स्थिरता के साथ विकास के मार्ग पर बनाए रखा जा सके। हैरट डोमर के अनुसार निवेश एक ऐसा कारक है जो एक तरफ मांग और दूसरी तरफ पूर्ति, हमने पहले ही बताया, सृजन करता है। अतः विनियोग की एक ऐसी दर जिसके आधार पर सदैव मांग पूर्ति के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे यदि दीर्घकालीन असंतुलन और बेरोजगारी नहीं आने देना हो, हैरट कहते हैं कि अगर दीर्घकाल में, देखिए हैरट डोमर दोनों का मॉडल ही दीर्घकालीन मॉडल है, और ये दोनों अर्थशास्त्री कहते हैं इकॉनमी को अगर बेरोजगारी और अनएम्प्लॉय और इम्बैलेंस की कंडीशन से बचाना है तो इनकम को उस रेट से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इनकम को उस रेट से क्रिएट करना पड़ेगा जिस रेट से, जहाँ जैसे कि वो पूर्ण उत्पादन क्षमता के प्रयोग के लिए पर्याप्त हो। अर्थात जितनी की सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन है उसको एब्जॉर्ब करने में वो इनकम सक्षम हो, और इस वांछित दर या नियोजित दर को पूर्ण उत्पादन क्षमता समृद्धि दर के रूप में जाना जाता है। ये लाइन याद कर लीजिए कि इनकम उस रेट से बढ़े जिससे कि वो कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब कर ले, और इस दर को वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है, GW से हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसे वांछित समृद्धि दर कहते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा कि वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। तो आप लोग अभी भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको कर लें, और फीडबैक ज़रूर लिखें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और इसको अपने मित्रों के बीच भी शेयर करें। इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि हमें ये पता लगे कि आप निश्चित रूप से जो हमारे द्वारा ये आपको मेहनत आपके सामने की जा रही है इसका क्या इम्पैक्ट आप पर पड़ रहा है, तो हमें ये भी जानकारी प्राप्त होती रहे। अब आप देखिए, जैसा आपने हैरट ने कहा कि भाई इकॉनमी को अगर स्टडी ग्रोथ रेट के हिसाब से, अगर स्टडी ग्रोथ रेट पर हमको ले जाना है तो आय को उस दर से बढ़ाना है जिस दर से कि बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता को एब्जॉर्ब कर सके, उसकी पूर्ण क्षमता के बराबर हो, उत्पादन की पूर्ण क्षमता के बराबर जो इनकम की ग्रोथ रेट है वो बराबर हो। इसी पे स्टडी ग्रोथ रेट हमको मिल सकता है। तो इसकी कुछ एजम्पशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, और तमाम परीक्षाओं में एजम्पशन पूछी जाती है। अर्थव्यवस्था एक क्षेत्रीय मॉडल है, अर्थात अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। उत्पादन में दो साधन श्रम एवं पूंजी का प्रयोग किया जाएगा, और श्रम की पूर्ति बाह्य रूप, मतलब वो पूर्व डिसाइड है, एक श्रम की पूर्ति जो लेबर है, लेबर की सप्लाई वो दी गई है। पैमाने का समता प्रतिफल का नियम लागू है, अर्थात कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। उत्पादन में श्रम एवं पूंजी के बीच किसी प्रकार की प्रतिस्थानापन्नता नहीं है, मतलब दोनों के बीच कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे श्रम की ज़रूरत है वहाँ पूंजी से काम चल जाए, जहाँ पर पूंजी की ज़रूरत वहाँ श्रम, ऐसा नहीं है। दोनों के बीच कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लागू होगा। अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। बचत आय अनुपात स्थिर है, अर्थात पूंजी उत्पाद अनुपात तथा गुणक भी स्थिर है, मतलब चाहे MPS है, चाहे कैपिटल आउटपुट रेशियो है, चाहे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ये सारे कारक स्थिर हैं। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे कारक यहाँ पे जो भी, चाहे बचत आय अनुपात है, चाहे पूंजी उत्पाद अनुपात है, चाहे मल्टीप्लायर है, ये सारे कारक एक निश्चित दर से दिए गए हैं और वो फिक्स बने रहेंगे। तकनीकी प्रगति नहीं है, यहाँ पे स्थिर है, तकनीकी प्रगति नहीं होगा यहाँ पे। अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक उपभोक्ता वर्ग और एक उत्पादक वर्ग। देखिए यहाँ पे हैरट ने इकॉनमी को दो भागों में बांटा, एक उत्पादक और एक उपभोक्ता। अब देखिए पूरी इकॉनमी को दो क्लास, एक कंज्यूमर्स एंड एक प्रोड्यूसर। अगर दोनों क्लास इक्विलिब्रियम में है, पूरी इकॉनमी इक्विलिब्रियम में है, और अर्थव्यवस्था आगे भी इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। ना तो इन्फ्लेशन होगा ना तो डिफ्लेशन, दोनों के बीच संतुलन लाने का प्रयास है। यही हैरट का मॉडल है। हैरट के अनुसार एक उपभोक्ता सदैव संतुलन में कब होगा? जब ST बराबर SYT, अर्थात देखिए यहाँ पे जो T टाइम की सेविंग है, बचत है, वो T टाइम के इनकम पर डिपेंड करेगी, अर्थात इनकम का कितना भाग बचत होगा। यह देखिए स्मॉल s बचत आय अनुपात है और ST T टाइम का बचत है। तो उत्पादक देखिए ये हैरट के अनुसार ये मान लिया गया उपभोक्ता हमेशा संतुलन में है, मतलब उपभोक्ता के लिए कोई समस्या नहीं, वो जितना बचत करने का उसने प्लान किया उतना बचत कर ले रहा है, निश्चित रूप से संतुलन के बराबर है। मेन बात फंसती है
उत्पादक के वचन, उत्पादक के संतुलन। तो उत्पादक वर्ग सदैव संतुलन में नहीं रहता है, वह संतुलन में तभी होगा जबकि नियोजित विनियोग वास्तविक विनियोग के बराबर हो। अब नियोजित विनियोग जितना उसने सोचा, अगर उतना विनियोग कर ले रहा है तो निश्चित रूप से उत्पादक भी संतुलन में होगा। तो हैरेड ये कहते हैं कि मेन हमको ध्यान रखना है प्रोड्यूसर क्लास पर कि वो संतुलन को कैसे प्राप्त कर पाता है। अगर उसकी वांछित निवेश वास्तविक निवेश के बराबर है तो निश्चित रूप से उत्पादक संतुलन में होगा। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। हैरेड के अनुसार एक उत्पादक की नियोजित विनियोग आय की वृद्धि दर डेल्टा वाई अपान वाई के ऊपर निर्भर करती, अर्थात किसी भी उत्पादक का जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो उसकी वांछित निवेश होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी? जो इनकम पर डिपेंड करेगी। भाई अगर उसके पास इनकम बढ़ रही है तो निवेश भी बढ़ेगा, इनकम घट रही है तो निवेश भी घटेगा। तो डेल्टा वाई अपान वाई अर्थात आय की वृद्धि के दर, डेल्टा वाई अपान वाई का मतलब है, डेल्टा वाई अपान वाई का मतलब है आय की वृद्धि दर। तो आय की वृद्धि दर पर वह निवेश निर्भर करेगी। और आय की वृद्धि दर किस पर निर्भर करेगी? पूंजी उत्पाद अनुपात के, जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी टाइम का इन्वेस्टमेंट, ये फंक्शन दिया गया है आई टी बराबर वाई टी माइनस वाई टी माइनस वन। वाई टी क्या है? टी टाइम की इनकम है, और वाई टी माइनस वन एक वर्ष पूर्व की इनकम है। अर्थात जैसे आप कह सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन बराबर डेल्टा वाई। ये हमारी जो डेल्टा वाई है उस पर हमारा टी टाइम का इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संतुलन तभी प्राप्त कर पाएगी जब उपभोक्ता वर्ग और उत्पादक वर्ग दोनों साथ में संतुलन हो। तो उपभोक्ता वर्ग तो पहले ही संतुलन में था, तो इस प्रकार कह सकते हैं एस टी बराबर आई टी, टी टाइम की सेविंग टी टाइम की इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। और यहाँ पे जो एस है वो देखिए, एस सेविंग का फंक्शन ये है, एस वाई टी बराबर जी। अब देखिए एस टी हमने पहले ले लिया, एस वाई टी, और आई टी का फंक्शन यहाँ से हमने ले लिया जो पहले हमने हमारे सामने है। तो अगर ये आई टी ये वाला पोर्शन और यस के बराबर हो जाए तो निश्चित रूप से संतुलन में होगा। और यस का फलन देखिए, यस का फलन ये है एस टी बराबर एस वाई टी, और आई टी का फलन ये है जी वाई टी माइनस वन। तो अब यहाँ पे अगर दोनों ये बराबर हैं तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पूरी संतुलन में होगी। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अब अगर हम पक्षांतर करें तो देखिए अचर राशियों को एक साइड कर ले रहे हैं, जो मतलब और चर राशियों को एक साइड। अगर हम पक्षांतर करें तो यस बाई जी ठीक बराबर वाई टी माइनस वन अपान वाई टी, ये आ गया। वाई टी माइनस वन क्या है? ये डेल्टा वाई है, ठीक है, ये डेल्टा वाई है, और वाई टी आपका वाई है। अगर ये बराबर है यस बाई जी के तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था संतुलन में होगी। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इकॉनमी संतुलन में तभी होगी जब यस बाई जी बराबर डेल्टा वाई अपान वाई, जिसको इस रूप में दिया गया है वाई टी माइनस वन। अब आप समझिए, इस स्थिति में अगर ये बराबर आ गया तो ये संतुलन, अर्थव्यवस्था संस्थिति में है जितना कि समृद्धि नियोजित किया गया, जितना ग्रोथ प्लान किया गया था, इस कंडीशन में वो ग्रोथ हमको मिल रहा है। और यही आप कह सकते हैं, अतः एक्चुअल ग्रोथ रेट बराबर वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब जितना प्रत्याशित समृद्धि दर है वो एक्चुअल वास्तविक समृद्धि दर के बराबर है। और यह दर किसी अर्थव्यवस्था की आय की पूर्ण क्षमता, देखिए बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, अगर जी ए बराबर जी डब्ल्यू मिल गया इकॉनमी को तो इसे हम पूर्ण उत्पादन क्षमता के रूप में जानते हैं। और इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में कोई विशेष बेरोजगारी नहीं रहेगी, आय रोजगार के इच्छुक सभी व्यक्तियों को काम मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई अपने आप से बेरोजगार रहना चाहता है तो उसकी कोई बात नहीं है, वो बेरोजगार रहेगा। यहाँ पे एक फार्मूला हमने दिखाया है, एस डब्ल्यू क्या है? वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, जिसको हम यस बाई जी से दिखाते हैं। याद कर लीजिएगा, तमाम बड़ी परीक्षाओं छोटी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, नेट में, सिविल में। वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ क्या है वो इस रूप में भी आप दिखा सकते हैं, एम पी एस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग अपान कैपिटल आउटपुट रेशियो।
अब आप देखिए इस डायग्राम में भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जी ए बराबर जी डब्ल्यू। तो देखिए आधार अक्ष पर टाइम पीरियड को दिखाया गया है और लंब अक्ष पर यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ग्रोथ रेट को दिखाया गया है। तो अब आप यहाँ पे समझें, देखिए यहाँ पे ये जी ए बराबर जी डब्ल्यू जो 45 अंश की रेखा है अर्थात स्टेडी ग्रोथ रेट को दिखा रही है। और अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट एक बार ज़्यादा हुई, अगर सपोज दैट एक बार वो फिसल गई अपने मार्ग से, तो हमेशा एक्चुअल ग्रोथ रेट जी ए बराबर जी डब्ल्यू हो जाएगी। अर्थात हमेशा वास्तविक समृद्धि दर जो होगी वो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ से अधिक होती चली जाएगी। और इसमें चूँकि कोई भी ऐसा कारक नहीं है, चूँकि कैपिटल आउटपुट रेशियो, मल्टीप्लायर और भी जितने टूल्स हैं, जो भी कारक हैं वो सब कांस्टेंट हैं, इसलिए कोई भी कारक इनको दोबारा संतुलन पर नहीं ला सकता। अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट एक बार घट गई तो हमेशा देखिए वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात एक बार ये जो संतुलन का मार्ग है, हैरड कहते हैं, अगर इस संतुलन मार्ग पर सारे कारक एक रूप में बढ़ रहे हैं तो ये संतुलन हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर एक बार वास्तविक समृद्धि दर अधिक हो गई तो निश्चित रूप से ये हमेशा अधिक होती जाएगी। अगर एक बार कम हो गई तो हमेशा संतुलन के मार्ग से विचलित हो जाएगी और दोबारा संतुलन का मार्ग नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये हैरड डोमर ग्रोथ मॉडल है क्या। देखिए यहाँ पे हमने साफ साफ लिखने की कोशिश किया है, यदि जी ए बराबर जी डब्ल्यू तो कैपिटल स्टॉक पूर्णतया यूटिलाइज हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता और समृद्धि होगी। मतलब अगर जी ए बराबर जी डब्ल्यू है, एक्चुअल ग्रोथ रेट बराबर वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था संतुलन में होगी और मूल्य स्थिरता होगी, समृद्धि के मार्ग पर चलती रहेगी। लेकिन एक बार देखिए जी ए इज लेस दैन जी डब्ल्यू हो जाए तो अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन मंदी होगी। अर्थात इस वाले मार्ग पर अगर अर्थव्यवस्था आती है, नीचे आती है 45 अंश के, तो यहाँ पे वो डिप्रेशन में जाएगी। लेकिन तीसरी कंडीशन आप देख सकते हैं, अगर इकॉनमी में जी ए ग्रेटर देन जी डब्ल्यू हो गया, अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा हो गया, जो ग्रोथ मिल रहा है अगर वो अधिक हो गया तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन होगा, मांग अधिक होगी पूर्ति से, और देखिए एक्सेस डिमांड होगा। एक्सेस डिमांड हमने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, और अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन स्फीति दिखाई पड़। अर्थात एक बार अर्थव्यवस्था अपने संतुलन के मार्ग से बिछड़ जाती है हैरड मॉडल में, तो अर्थव्यवस्था पुनः संतुलन के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकती। या तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन आएगा या तो अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन होगा, और यह संचयी दर से आगे बढ़ती जाएगी और पुनः संतुलन के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकती। इसी को हैरड ने चाकूधार नाइफ एज इक्विलिब्रियम, जैसे चाकू में धार होता है, एक बार अगर मतलब चेंज हो गया, अगर धार चेंज हो गई तो पुनः हम सेम एज को नहीं प्राप्त कर सकते। तो वही हाल हैरड के ग्रोथ मॉडल में है। अगर इकॉनमी अपनी स्टडी ग्रोथ रेट से जी ए बराबर जी डब्ल्यू, जहाँ पे मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास हो रहा है, अगर अर्थव्यवस्था में एक बार वास्तविक समृद्धि दर ज़्यादा प्राप्त हुआ तो हमेशा ज़्यादा प्राप्त होता चला जाएगा, और अगर मंदी आई तो हमेशा मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था चली जाएगी संचयी दर से। यह हैरड का मानना है। उपरोक्त क्रम में हैरड का सिद्धांत चाकूधार संतुलन के रूप में जाना जाता है। हैरड के मॉडल में यदि अर्थव्यवस्था एक बार भी संतुलन के मार्ग से विचलित हो गई तो पुनः यह विचलन संचयी दर से बढ़ता चला जाएगा। देखिए हमने पहले भी कहा कि अगर अर्थव्यवस्था संचयी दर से एक बार विचलित हो गई तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पुनः संतुलन के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकती। ये समझ में आ रहा होगा कि अगर इकॉनमी एक बार संतुलन के मार्ग को चेंज हो गई तो वो हमेशा संतुलन, मतलब वो असंतुलन हो जाएगा और ये संचयी दर से विचलित हो जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सभी चर जो है वो प्रांचल हैं, अर्थात पैरामीटर, वो अभी कुछ टाइम के लिए स्थिर हैं। और देखिए इसीलिए यहाँ पे कहा गया जी ए बराबर जी डब्ल्यू देन सी, जो एक्चुअल कैपिटल है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट के मूल्य स्थिरता के साथ, ये वाली जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है कि जी ए बराबर जी डब्ल्यू देन सी बराबर सी आर, मतलब जो एक्चुअल पूंजी होगी वो रिक्वायरमेंट कैपिटल के बराबर होगी, और ऐसी स्थिति में मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास होगा। अब जी एन देखिए हैरड के मॉडल में जी एन क्या है? नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। इस दर पर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार में, मतलब नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, इस नेचुरल ग्रोथ रेट पर इकॉनमी जो है वो पूर्ण रोजगार में रहती है। अब देखिए हमने कुछ और भी इम्पॉर्टेंट लाइन लेके आए हैं, जी ए बराबर जी डब्ल्यू।
तथा C बराबर CR। तो ये सतत प्रावैगिक संतुलन है, ये याद कर लीजिएगा। GA बराबर GWN अगर है, अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ और GN है, तो निश्चित रूप से ये पूर्ण रोजगार में संतुलन है। ये भी लाइन याद कर लीजिएगा, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तीसरी कंडीशन देखिए, यदि GW लेस देन GN है और GW इज लेस देन GA भी है और C इज लेस देन CR भी है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन स्फीति होगी, अर्थात नेचुरल ग्रोथ भी ज़्यादा है, एक्चुअल ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी अधिक है, तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन में चली जाएगी और अर्थव्यवस्था अपूर्ण रोजगार में हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत टफ लाइन है, जो किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, हम आपके सामने ढूंढ करके लाए हैं ताकि किसी भी परीक्षा में आपको इस समस्या का समाधान ना हो। अब देखिए नाइफ एज इक्विलिब्रियम, चाकूधार संतुलन, जैसा कि आपने हेरेट डोबर में देख ही लिया। नाइफ एज इक्विलिब्रियम कंडीशन को रॉबिन्सन ने विकास की स्वर्णिम अवस्था कहा है। ये भी लाइन आप याद कर लीजिए कि रॉबिन्सन जो है उन्होंने कहा कि जो GA बराबर GW जो नाइफ एज कंडीशन है ये विकास की गोल्डन एज है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा और आप इसको बहुत ध्यान से नोट करिए और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको सामने तमाम लेक्चर लेके आएंगे ग्रोथ मॉडल पर, इन्फ्लेशन पर, पॉलिसी पर आपसे चर्चा करेंगे और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं economicsdkg@gmail.com पर हमसे मेल करके पूछ सकते हैं। और हम आपसे फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें और इकोनॉमिक्स की फील्ड में जितने भी बच्चे हैं उन सभी के मोबाइल में यह लेक्चर पहुंच जाना चाहिए, ताकि ग्रोथ मॉडल की जितनी भी हेरेट मॉडल की जितनी भी टूल, जितनी भी फैक्टर्स हैं, जिनकी भी सब्सटेंसेज हैं, वो इसमें बहुत बारीकी से हमने कलेक्शन किया है और आपके सामने रखा है। तो इसी के सामने हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे बहुत जल्दी डोमर ग्रोथ मॉडल लेकर के, और आप तब तक बने रहें। थैंक यू, नमस्कार।